किसी इंसान ने इस क्लास में थर्ड ईयर में गेट एग्जाम में रैंक निकाला ना 50 के अंदर 100 के अंदर, पूरे क्लास में वो स्टार बन जाए। अलग नजरिए से देखेंगे, हर इंसान आपको अलग नजरिए से देखेगा। ऑल राइट, सबसे पहले मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूं कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हमें क्या चीजें देखनी है। ठीक है, पर ये रिवाइज कराने के लिए मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट तरीका होगा कि हम बैकग्राउंड में सिंपल लीनियर रिग्रेशन की कहानी देखें और उसे रिलेट करते हुए जाए मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के साथ। ठीक है, आपको ये रिपीटेटिव लगता होगा बहुत चीज, पर ये बहुत लोगों को बहुत डिफिकल्ट जाता है और आगे के डिस्कशन के लिए मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपके सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आप क्या सोचते हो कि आपका डेटा सेट कुछ तो इस तरह का होगा, राइट? मतलब आपके सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आप क्या सोचते हो कि आपका हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए जो एक्स है वो एक सिंगल फीचर का होगा। ठीक है, आपका वाई भी हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए कोई तो एक सिंगल रियल वैल्यू लेगा। ठीक है, पर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है सर, यहाँ पे आपका एक्स डी डायमेंशन का होगा या फिर इसमें डी फीचर्स हो गया, ऐसा आप बोल सकते हो, और आपका वाई आई अभी भी एक सिंगल रियल वैल्यू ही है। तो यहाँ पे इसे टैबुलर फॉर्मेट में दिखाने की कोशिश करें क्या? यहाँ पे टैबुलर फॉर्मेट में कैसे दिखाई देगा? x1 x2 अप टू यहाँ पे ऐसा सोच सकते हो, ऐसे डी फीचर्स हैं और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग लेबल के लिए y है। ओके, तो मैं होप कर रहा हूँ सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को आप देख पा रहे हो कि क्या चीजें होती हैं। ओके, यहाँ पे अगर आप आपके डेटा सेट के लिए सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूज करना चाहते हो तो आपका यहाँ पे कुछ तो एक एजम्पशन रहा होगा। वो एजम्पशन क्या है सर? यहाँ पे आपका एजम्पशन क्या है? आपका एजम्पशन है कि आपके y के बीच में और आपके x के बीच में कुछ तो लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, बस थोड़ा सा नॉइस भी ऐड हुआ है। इसे मैं लिख के बताता हूं। आप सोच रहे हो कि हर एक आयत ऑब्जर्वेशन के लिए जो y है वो कैसा मिला होगा? कुछ तो m मल्टीप्लाइड है x के साथ, यहाँ पे कुछ तो एक कांस्टेंट c भी है, पर यहाँ पे कुछ तो एक रैंडम नॉइस भी ऐड हुआ है। ये हमने देखा है अपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन की कहानी में, राइट? तो आप क्या बोल रहे हो कि आपके एक्स एंड वाई के बीच में आपके डेटा सेट में कुछ तो लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, बस थोड़ा सा कुछ तो एक नॉइस भी ऐड हुआ है, तभी आप यहाँ पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूज करने के बारे में सोच रहे हो। तो वही सेम चीज रिलेट करिए। यहाँ पे आपका क्या एजम्पशन रहा होगा सर? यहाँ पे आपका क्या एजम्पशन रहा होगा? यहाँ पे आपका एजम्पशन रहा होगा कि आपका वाई आई, ठीक है, किस किस के साथ लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा सर? जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी दो फीचर्स वाला सोचते हैं एग्जाम्पल, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी दो फीचर्स वाला एग्जाम्पल सोचते हैं। तो इसे कैसे लिख सकते हो? यहाँ पे मैं सोच सकता हूँ कि m1 x1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, m2 x2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, और यहाँ पे कुछ तो एक कांस्टेंट इंटरसेप्ट वाला टर्म भी है, और यहाँ पे कुछ तो एक एरर वाला टर्म भी है। मैं होप कर रहा हूँ कि आप रिलेट कर पा रहे हो। तो आप यहाँ पे सोच रहे हो कि आपके डेटा सेट में x1 x2 और y के बीच में कुछ तो ऐसा लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कुछ तो एक नॉइस भी ऐड हुआ है। तो तब जाके आप सोच सकते हो कि अच्छा, अगर ऐसा कुछ तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ऐसा मेरा एजम्पशन है, तब मैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूज करने के बारे में सोच सकता हूं। ओके, तो आप क्या करोगे सर? सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आप क्या करते हो? आपके जे को मिनिमाइज करते हुए, आपके जे को मिनिमाइज करते हुए आपके एम एंड सी के वैल्यूज को ढूंढने की कोशिश करते हो। तो जो वैल्यूज आपको मिलते हैं एम के, उसे आप क्या बुलाना प्रिफर करते हो? एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एम एंड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सी, राइट? उसे एम हैट सी हैट बुलाना प्रेफर करते हो, राइट? वैसे सेम लॉजिक के साथ यहाँ पे भी सोच सकते हो। यहाँ पे भी मैं क्या करने वाला हूं, मेरे जे को मिनिमाइज करते हुए m1 का वैल्यू ढूंढने की कोशिश करूंगा, m2 का वैल्यू ढूंढने की कोशिश करूंगा, c का वैल्यू ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो जो मुझे वो वैल्यूज मिलेंगे उसे मैं क्या बुलाऊंगा सर? m1 हैट, m2 हैट एंड c हैट, राइट? क्योंकि आपको भी पता है, जैसे यहाँ पे आप आपके ट्रू वैल्यूज कभी निकाल ही नहीं पाते,
वो तो सिर्फ भगवान को पता होते हैं। आप क्या निकालते हो? एस्टिमेटेड वैल्यूज। वैसे ही यहाँ पे ये वैल्यूज ट्रू क्या एग्जिस्ट करते हैं मुझे नहीं पता है, जब यहाँ पे नॉइज एग्जिस्ट करता है। अगर यहाँ पे नॉइज एग्जिस्ट करता है तो मुझे ये नहीं पता ट्रू वैल्यूज। मैं जो वैल्यूज निकालूंगा वो एस्टिमेटेड वैल्यूज हो गए, वो एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करते हो सर? एक लाइन फिट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, एम हैट एक्स प्लस सी हैट। ठीक है, आप आपके इस एक्सप्रेशन को प्लॉट कर सकते हो एक्स वाई प्लेन में। एम हैट का वैल्यू आपको पता चल चुका है, सी हैट का वैल्यू यहाँ पे पता चल चुका है ऑप्टिमाइजेशन करके। इस लाइन को प्लॉट करिए, वही आपका बेस्ट फिट लाइन है। वैसे आप यहाँ पे क्या करोगे सर? यहाँ पे क्या करोगे? y इज इक्वल टू एम वन हैट एक्स वन प्लस एम टू हैट एक्स टू प्लस सी हैट, राइट। यहाँ पे जो आपने एम वन हैट एम टू हैट सी हैट वैल्यूज कैलकुलेट किया वो यहाँ पे रखोगे। फिर आप ये क्या कर रहे हो सर? एक प्लेन प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हो, थ्री डायमेंशन में। ये क्या है सर? एक प्लेन का प्लॉट मिलेगा आपको। आप प्लेन प्लॉट करने की कोशिश करोगे इन 3D। ये क्या आप प्लॉट कर रहे हो सर? ये आप एक लाइन प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हो सर इन 2D। मैं होप कर रहा हूं कि इतना पार्ट आप समझ गए, इतना पार्ट आप समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। क्या हो अगर कोई बोल दे कि हर एक ऑब्जर्वेशन में जो एरर ऐड हुआ है वो जीरो ऐड हुआ है। आपके हर एक ऑब्जर्वेशन में जो एरर ऐड हुआ है वो जीरो ऐड हुआ है, मतलब कोई नॉइज ऐड नहीं हुआ। आपके डेटा सेट में जितने भी पॉइंट्स हैं वो एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप होल्ड करते हैं। वैसे यहाँ पे भी जो डेटा पॉइंट्स में जितने भी डेटा सेट में जितने भी पॉइंट्स हैं वो एग्जैक्ट ये रिलेशनशिप होल्ड करते हैं। तो उस केस में जो आप आपके वैल्यूज एस्टिमेट करोगे ना, जे को मिनिमाइज करते हुए एमएनसी के वैल्यूज एस्टिमेट करोगे, वो आप बोल सकते हो कि वो एग्जैक्ट ट्रू पैरामीटर्स आप ढूंढ सकते हो। इस केस में भी आप एग्जैक्ट ट्रू पैरामीटर्स आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, ठीक है। आप ये बोल रहे थे राइट कि एम का वैल्यू मैं ढूंढ नहीं सकता, सी का वैल्यू मैं ढूंढ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि तब रैंडमली कुछ तो एक नॉइस ऐड हो रहा था। पर अगर यहाँ पे रैंडमली नॉइस कोई ऐड हो ही नहीं रहा है आपके हर एक ऑब्जर्वेशन में, तब आप ये एग्जैक्ट वैल्यूज एस्टिमेट कर सकते हो। वैसे यहाँ पे भी अगर कोई रैंडम नॉइस ऐड नहीं हो रहा है तब आप ये एग्जैक्ट वैल्यूज एस्टिमेट कर सकते हो। ये मैं बताना चाहता हूं। तो उस केस में क्या होगा सर? आप ये एग्जैक्ट वैल्यूज एस्टिमेट कर लोगे। ओके, और उस केस में क्या होगा? जैसे यहां पे सोचिए, यहां पे क्या होगा? सारे पॉइंट्स, सारे डेटा पॉइंट्स, सारे के सारे डेटा पॉइंट्स आपके एक लाइन पे ही दिखाई देंगे। आपके सारे डेटा पॉइंट्स जब भी आप 2 डायमेंशन में प्लॉट करोगे, जैसे यहां पे मैं बता देता हूं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा छोटा सा एक विजुअलाइजेशन कर लेते हैं एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल ये कोई तो एक लाइन है, ये जो आपका लाइन है वो मैं यहाँ पे बनाया हूं। तो आप क्या सोच सकते हो कि आपके सारे के सारे डेटा पॉइंट्स इस लाइन पे ही दिखाई देंगे। समझ पा रहे हो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कोई नॉइस था ही नहीं, राइट। तो कोई फ्लक्चुएशन था ही नहीं, कोई फ्लक्चुएशन था ही नहीं। वैसे आप यहाँ पे क्या सोच सकते हो? अगर यहाँ पे कोई नॉइस ऐड नहीं हो रहा है तो सारे के सारे पॉइंट्स उस प्लेन पे ही दिखाई देंगे, जैसे हमारा विजुअलाइजेशन में हमें दिखाई दे रहा था। सारे के सारे पॉइंट्स उस प्लेन पे ही हमें दिखाई देंगे। ओके, ओके। लास्ट में मैं चाहता हूं कि एक चीज एज अ नोट की तरह आप यहाँ पे ऐड करिए। यहाँ पे मैं एक नोट लिखता हूँ। ओके, जो मैंने अभी अभी आपको कहानी बताया कि अगर यहाँ पे नॉइस जीरो है, यहाँ पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन में नॉइस जीरो है, तो हम एक्चुअल में जो आपके ट्रू वैल्यूज थे एम का और ट्रू वैल्यू था सी का, जो सिर्फ भगवान को पता होता था, वो मुझे पता चल जाता है, वो मैं ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमेशा सच है। क्यों सर? क्योंकि मैंने आपको प्रूव किया था कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमेशा सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। ऐसा मेरा एक लेक्चर है, आपको याद होगा। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन ही मिलता है, एक यूनिक एम का वैल्यू, एक यूनिक सी का वैल्यू ही मिलता है ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद। ओके, आप आपका मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करिएगा, आपको हमेशा यूनिक वैल्यू मिलेगा एम का और यूनिक वैल्यू मिलेगा सी का। ठीक है, पर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में कभी कभी आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं, जैसे कि आपके ये जो M1 M2 और C है ना,
उसे मैं फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर के फॉर्म में बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल m1 हैट, m2 हैट एंड c हैट। तो अगर आपका ये जो वेक्टर है, ठीक है, आप ऐसे पर्टिकुलर केस में काम कर रहे हो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में, जहां पे आपको सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन ही मिलने वाला है, आपको सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन ही मिलने वाला है। ध्यान से सुनिए मेरी बातें। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के मल्टीपल केसेस हैं, एक्चुअली 7 केसेस मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, टोटल 7 केसेस। ओके, उसमें से जहां पे आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब m1 का एक यूनिक वैल्यू मिलेगा, m2 का एक यूनिक वैल्यू होगा, c का एक यूनिक वैल्यू होगा, ऐसे आपके पास एक ही वेक्टर होगा। जब ये आप ऑप्टिमाइजेशन करोगे, आपके पास इनफाइनाइट वेक्टर्स नहीं हो सकते सर, एक ही वेक्टर होगा। तब आप क्लेम कर सकते हो कि अगर नॉइस जीरो ऐड हुआ है हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में, तो आप ये m1 का एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर दोगे, ये m2 का ट्रू वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर दोगे, ये c का ट्रू वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर दोगे। ओके, आपका यूनिक सॉल्यूशन होना मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में नेसेसरी है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपके मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, ओके, तब आप बोल सकते हैं कि अगर रैंडम नॉइस कोई ऐड ही नहीं हो रहा है हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में, तो मैं ये जो ट्रू वैल्यूज है m1 का, m2 का, c का, वो मैं फाइंड कर लूंगा अपनी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज करके। ओके, तो ये चीज एज अ नोट लास्ट में ऐड करिए, क्योंकि ऐसे भी केसेस हैं जहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं, तब गड़बड़ हो जाता है, तो वो हम आगे देखेंगे लेक्चर्स में, वो भी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम आगे जाते हैं। ओके, चलिए, अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो मुझे लीनियर अलजेब्रा से जरूरत होगा। लीनियर अलजेब्रा, अभी ये चीजें अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए आपको लीनियर अलजेब्रा कोर्स में जाके पढ़ाई करना पड़ेगा। और लीनियर अलजेब्रा आपके गेट डीए के सिलेबस में का ही एक सब्जेक्ट है, तो वहां पे जाके आप इसका प्रूफ देख सकते हैं, इसका अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे बस मैं आपको ना क्या बोल सकता हूँ, कुछ चीजें एज अ फैक्ट की तरह एक्सेप्ट करने के लिए रिकमेंड करूंगा, कुछ चीजें एज अ फैक्ट की तरह एक्सेप्ट करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक लीनियर सिस्टम सॉल्व करना चाहते हो, ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। सोचिए कि आपका ए मैट्रिक्स का साइज है n क्रॉस डी, आपके एक्स वेक्टर का साइज है d क्रॉस 1, तो आपके बी वेक्टर का साइज क्या होगा सर, ऑटोमेटिकली n क्रॉस 1 होगा, राइट, n क्रॉस 1 होगा। ओके, देखिए, इस लीनियर सिस्टम को जब आप सॉल्व करोगे ना, आपको 3 टाइप के सॉल्यूशन ही मिल सकते हैं, आपको 3 टाइप के सॉल्यूशन ही मिल सकते हैं। आइदर आप बोल सकते हो कि मुझे नो सॉल्यूशन मिला, मतलब कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर आप बोल सकते हो कि मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिल रहे हैं, मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो मैं आपको ये तीनों के बारे में थोड़ा कुछ चीजें एज अ फैक्ट की तरह एक्सेप्ट करने के लिए बताना चाहता हूं। ओके, तो नो सॉल्यूशन आपको कब मिलता है, नो सॉल्यूशन आपको कब मिलता है, जब आपका ये बी वेक्टर कॉलम स्पेस ऑफ ए में नहीं लाई करता। ध्यान से सुनिए, जब आपका ये बी वेक्टर कॉलम स्पेस ऑफ ए में नहीं लाई करता, डजंट बिलोंग टू कॉलम स्पेस ऑफ ए, व्हेन दिस बी वेक्टर डजंट बिलोंग टू कॉलम स्पेस ऑफ ए, तब आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर यहाँ पे बोल रहे हो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे बी वेक्टर कॉलम स्पेस ऑफ ए में दिखाई देगा सर, दोनों केसेस में, यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों जगह आप बोल सकते हो कि मुझे यहाँ पे बी वेक्टर कॉलम स्पेस ऑफ ए में दिखाई देगा सर। यहाँ पे भी बोल सकते हो कि बी वेक्टर मुझे कॉलम स्पेस ऑफ ए में दिखाई देगा, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन कब मिलता है सर, जब कॉलम स्पेस ऑफ ए में बी वेक्टर है ही नहीं। अगर बी वेक्टर कॉलम स्पेस ऑफ ए में है, तो आइदर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं या फिर यूनिक सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। ओके, तो अभी सोचते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा। अगर आपके ए मैट्रिक्स के सारे कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जैसे यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं सर, डी कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, आप सोचिए आपके ए मैट्रिक्स में ए हैज डी लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, तब आप बोल सकते हो
कि आपको यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा इस लीनियर सिस्टम में। अगर इसका अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हो तो आपको लीनियर अलजेब्रा में जाके इसको सीखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये सिखाने के लिए मैं 9 लेक्चर्स लेता हूँ लीनियर अलजेब्रा में। वेक्टर स्पेस से शुरू करके ये सब सिखाने के लिए 9 लेक्चर्स लग जाते हैं। तो वो भी प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है लीनियर अलजेब्रा का। वहां पे आपको जाके क्या करना होगा सर, स्टार्टिंग 1 से लेके 9 लेक्चर्स को देखना होगा। अगर आप इसका पीछे का रीजन समझना चाहते हो, अगर आप इसे फैक्ट की तरह एक्सेप्ट करके आगे जाना चाहते हो, तभी भी आपके लिए काम बन जाएगा। पर अगर आपको ये समझ लोगे ना ये चीज 9 लेक्चर्स में जाके, तो आप अलग ही लेवल पे इंजॉय करोगे। पर अभी मैं वापस से वो सेम चीजें नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि वो लीनियर अलजेब्रा में मैं सिखाया हूँ। ओके, तो बी अगर कॉलम स्पेस ऑफ ए में है और ए मैट्रिक्स में सारे कॉलम्स जितने डी डी कॉलम्स है, राइट, सारे के सारे कॉलम्स अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तब मैं बोल सकता हूं कि मुझे इस सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। वैसे आप क्या सोच सकते हो, अगर बी कॉलम स्पेस ऑफ ए में है बट ए डोंट हैव डोंट हैव डी लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, ठीक है, यहां पे मैं कॉलम्स लिख नहीं पा रहा हूं, पर आप सोच सकते हैं जब ए मैट्रिक्स में सारे के सारे कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट ना हो, सारे कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, तब आप बोल सकते हो कि आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेगा। तो ये कुछ अंडरस्टैंडिंग है जो मुझे जरूरत होगा आगे लेक्चर में, क्योंकि मैं इसी के बेसिस पे बहुत कुछ डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं कि इस चीज को एज अ फैक्ट की तरह गांठ बांध के रख लीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है, बने रहिएगा। जैसे कि अ, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एजम्पशन क्या होता है सर, आपके मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में वहां से शुरुआत करते हैं। आपका एजम्पशन क्या होता है, आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में एजम्पशन कुछ ऐसा होता है कि आपका हर एक वाई आई कैसा मिला होगा। आप सोच सकते हो कि m1 एक मल्टीप्लाइड कांस्टेंट है आपके फीचर 1 के साथ, m2 एक दूसरा कांस्टेंट वैल्यू है जो मल्टीप्लाइड है x2 फीचर के साथ, और यहाँ पे m नॉट या फिर c, नाम से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई तो एक कांस्टेंट इंटरसेप्ट वाला टर्म है, और यहाँ पे कुछ तो एक एरर वाला टर्म है, राइट। मैं होप कर रहा हूं कि इतना पार्ट अभी तक आपने एक्सेप्ट कर लिया। ये हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में भी यूज किया था, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ओके, अभी जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी अगर मैं बोलूं कि आप सोचिए कि कोई एरर है ही नहीं, आपके डेटा सेट में कोई एरर ऐड होने ही नहीं वाला है, तो उस केस में आप क्या सोच सकते हो, उस केस में आप ऐसा सोच सकते हो क्या, जैसे ना y1 को ना मैं थोड़ा इस साइड लिखना चाहता हूं, मतलब वाई आई को। ओके, तो यहां पे मैं क्या करना चाहता हूं, देखिए i = 1 के लिए आपका पहला एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूं। ये कैसा दिखेगा, m1 x1 ऑफ 1 प्लस m2 x2 1 प्लस m नॉट इज इक्वल टू y1, राइट। मैंने i की जगह सिर्फ 1 लिख दिया और ये वाला पहला एक्सप्रेशन मिल गया फॉर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। वैसे आप क्या कर सकते हो, i = 2 के लिए सेकंड एक्सप्रेशन लिख सकते हो, m1 x1 2 प्लस m2 x2 2 प्लस m नॉट y2। वैसे आप क्या कर सकते हो, आपके nth ऑब्जर्वेशन के लिए लिख सकते हो, nth ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये कैसे दिखाई देगा सर, m1 x1 ऑफ nth ऑब्जर्वेशन प्लस m2 x2 ऑफ nth ऑब्जर्वेशन प्लस m नॉट इक्वल टू y ऑफ nth ऑब्जर्वेशन। ओके, तो मुझे अभी ये एक लीनियर सिस्टम की तरह दिखाई दे रहा है, ये हमने देखा हुआ है। ऐसा टाइप का एक्सप्रेशन हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में भी थोड़ा बनाया था, अगर आपको याद हो। तो आप क्या देख सकते हो, ये m1 क्या है सर, ये एक अननोन है, m2 क्या है सर, ये भी एक अननोन है, m नॉट क्या है सर, ये भी एक अननोन है। क्योंकि अगर मैं आपको आपका डेटा सेट बना के दे दूं, अगर आपके सामने एक डेटा सेट टैबुलर फॉर्मेट में बना के दे दूं, ये वैल्यूज तो नोन हो गए, ये वैल्यूज भी नोन हो गए, ये वैल्यूज भी नोन हो गए, राइट। जैसे कि अगर आपका डेटा सेट, अगर आप इमेजिन करने की कोशिश करोगे, आपका डेटा सेट कैसा होता है,
आपका डेटा सेट, अगर आपने सोचा है कि आपका एक्स दो फीचर का है, आपका डेटा सेट ऐसे दिखाई देता है, क्योंकि मैंने दो फीचर वाला ही एग्जाम्पल कंसिडर किया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखोगे सर, पहला फीचर ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये क्या है सर, सेकंड फीचर ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये क्या है सर, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का वाई का वैल्यू। सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए लिखिए अभी, पहला फीचर ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन, सेकंड फीचर ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन का वाई का वैल्यू। ऐसे आप यहाँ पे करते जा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप आपके nth ऑब्जर्वेशन के लिए पहले फीचर का वैल्यू रखोगे, nth ऑब्जर्वेशन के लिए सेकंड फीचर का वैल्यू रखोगे, आपके nth ऑब्जर्वेशन के लिए y का वैल्यू रखोगे। राइट, तो आप देख सकते हो ये क्या है, आपका पहला कॉलम ही तो है, ये क्या है, आपका सेकंड कॉलम ही तो है, ये क्या है, आपका y वाला कॉलम ही तो है। तो ये वैल्यूज तो मुझे नोन होते हैं, राइट। अगर मैं आपको डेटा सेट प्रोवाइड कर दूं तो ये वैल्यूज तो मुझे नोन है। तो एक तरह से m1 m2 m0 मेरे लिए अननोन है। ठीक है, तो अगर मैं इसे एक लीनियर सिस्टम के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं, आपका लीनियर सिस्टम कुछ तो ऐसा दिखाई देगा। मैं m1 यहाँ पे लिख रहा हूँ, m2 सेकंड अननोन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपका थर्ड अननोन m0 यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा सर, आपका बड़ा सा मैट्रिक्स x के लिए बनेगा। ठीक है, m1 पहला कंपोनेंट है, राइट। तो m1 किससे मल्टीप्लाइड होता है, m1 पहले फीचर से मल्टीप्लाइड होता है, तो पहला कॉलम यहाँ पे रखिए। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, x1 ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, x1 ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन, वैसे ही आप लिखते जा सकते हो x1 ऑफ nth ऑब्जर्वेशन। ओके, अब सेकंड कंपोनेंट क्या है सर, m2 है अननोन में, तो m2 किससे मल्टीप्लाइड होता है, सेकंड फीचर से, तो सेकंड कॉलम यहाँ पे लाके रख दीजिए। ठीक है, सेकंड फीचर ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड फीचर ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन, वैसी सेकंड फीचर ऑफ nth ऑब्जर्वेशन। ओके, अब ये m0 वाला टर्म आपने यहाँ पे लिखा है, राइट। m0 किससे मल्टीप्लाइड है, 1 से मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे सब कुछ 1 लिखिए, n टाइम्स, n टाइम्स यहाँ पे आप 1 लिखने वाले हो। ठीक है, 1 लिखने वाले हो। ओके, y वाला हमेशा सिंपल होता है, ये वाला एग्जैक्ट कॉलम यहाँ पे लाके रख देना है। पहले ऑब्जर्वेशन का y का वैल्यू, सेकेंड ऑब्जर्वेशन का y का वैल्यू, इस तरह से आप सोच सकते हो nth ऑब्जर्वेशन का y का वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक बार आप साइज बता दीजिए, इसका साइज क्या है सर, इसमें कितने रोज हैं, एन रोज है, राइट, एन रोज है, 1 से लेके एन रोज है। तो इसमें मैं बोल सकता हूं कि इसमें एन रोज है। कितने कॉलम्स हैं सर, कितने कॉलम्स हैं, जितने फीचर्स थे प्लस 1, जितने फीचर्स थे प्लस एक एक्स्ट्रा कॉलम, मतलब इसमें 3 कॉलम्स हैं, इसमें 3 कॉलम्स हैं। इस वेक्टर का साइज क्या है सर, इस वेक्टर का साइज 3x1 है। इस वेक्टर का साइज क्या है सर, n×1 है, राइट। तो आप क्या देख सकते हो कि अगर मैं सोचूं कि यहाँ पे कोई एरर टर्म है ही नहीं, तो एक लीनियर सिस्टम सॉल्व करने ऐसा होगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चाहिए तो, यही सेम चीज हम यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा अच्छे से। जैसे कि आपका एजम्पशन क्या है सर, जैसे कि आपका एजम्पशन क्या है। ठीक है, अगर मैं सोचूं कि मेरे हर एक वाई आई में m1 x1 से मल्टीप्लाइड हुआ है, m2 एक कांस्टेंट x2 से मल्टीप्लाइड हुआ है, m0 एक इंटरसेप्ट वाला टर्म है, और यहाँ पे 0 एरर ऐड हुआ है। ठीक है, आपके हर एक आयत ऑब्जर्वेशन के, हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में x1 x2 और y के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप है, कोई नॉइज ऐड नहीं हुआ है। तो आपने क्या देखा, ये एक लीनियर सिस्टम सॉल्व करने जैसा काम होगा, ये एक लीनियर सिस्टम सॉल्व करने जैसा काम होगा। जहाँ पे x का साइज क्या होगा सर, n×3 होगा, थीटा का साइज क्या होगा सर, 3×1 होगा, y का साइज क्या होगा सर, n×1 होगा। ये अभी अभी हमने देखा है। इस वेक्टर को मैं थीटा बुला रहा हूं, इस मैट्रिक्स को मैं x बुला रहा हूं, इस वेक्टर को मैं y बुला रहा हूं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई एरर टर्म नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली आप क्या कर सकते हो, आपके लीनियर अलजेब्रा का नॉलेज यूज कर सकते हो और आपका आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे आप सिंपली क्या करिए, आपके लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स को यूज करिए
और आपका ये पैरामीटर एस्टिमेट करिए। यहाँ पे आपका ये पैरामीटर फाइंड करिए, पैरामीटर फाइंड करिए। अब मैं वापस से आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पे जो आप आपके पैरामीटर ढूंढने वाले हो, यहाँ पे जो आपका पैरामीटर आप ढूंढने वाले हो, क्या आप एग्जैक्टली M1 M2 M0 का वैल्यू ढूंढ पाओगे क्या? हाँ, ढूंढ पाओगे सर। यस, यहाँ पे जो आप वैल्यूज ढूंढोगे वो एग्जैक्टली M1 आप ढूंढ पाओगे, M2 आप ढूंढ पाओगे, M0 आप ढूंढ पाओगे। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। बहुत स्टूडेंट्स नहीं समझते हैं पर इंटरव्यू में ये पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पे एरर जीरो था। हर एक ऑब्जर्वेशन में कोई एरर ऐड नहीं हो रहा था, परफेक्टली लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है आपके डेटा सेट में, ऐसा आपने सोचा था। इसलिए आप ये ट्रू वैल्यूज M1 M2 M0 के फाइंड कर लोगे सर, फाइंड कर लोगे। वापस से मैं चाहता हूं कि बैकग्राउंड में यहाँ पे आप एक नोट ऐड करिएगा। वो क्या नोट है सर? मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इस पर्टिकुलर सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। एक्चुअली मशीन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हम यूनिक सॉल्यूशन के साथ ही काम करना पसंद करते हैं, तो इसके लिए हम एक्स पे भी कुछ एजम्पशंस लेने वाले हैं, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। पर अभी के लिए समझिए, मैंने क्या बताया कि अगर यहाँ पे कोई रैंडम नॉइस ऐड नहीं हुआ है तो इस पर्टिकुलर लीनियर सिस्टम को सॉल्व करके आप आपके एक्चुअल मतलब M1 का ट्रू वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर दोगे, M2 का यहाँ पे ट्रू वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर दोगे, M0 का यहाँ पे ट्रू वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर दोगे। पर यहाँ पे एक नोट ऐड कर दिएगा कि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरे इस लीनियर सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा, तभी ये पॉसिबल है। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तभी मैं ये नहीं बोल सकता। इसलिए यहाँ पे एक नोट ऐड करिए कि इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई रैंडम नॉइस ऐड नहीं हुआ है तब मैं डेफिनेटली M1 M2 M0 का वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। ओके, अभी मैं ये नोट इरेज करता हूं, पर मैं होप कर रहा हूं कि आप समझ गए हैं। पर क्या हो अगर मैं सिचुएशन थोड़ा चेंज कर दूं? जो आपकी रियलिस्टिक सिचुएशन है, प्रैक्टिकली ऐसा ही होगा, प्रैक्टिकली आपके साथ ऐसा ही होगा। क्या होगा सर प्रैक्टिकली आपके साथ? आपको सोचना होगा कि आपका हर एक वाई आई कैसा मिला है सर? M1 मल्टीप्लाइड है X1 के साथ, M2 मल्टीप्लाइड है X2 के साथ, प्लस M0 वाला यहाँ पे टर्म है, प्लस यहाँ पे कुछ तो एक एरर भी ऐड हुआ है मेरे हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में। राइट, प्रैक्टिकली तो ऐसा ही सोचना पड़ेगा। तो यहां पे आप क्या करोगे सर? ठीक है, यहां पे मैं बोल सकता हूं कि एक्स थीटा इक्वल टू वाई। ये जो लीनियर सिस्टम था, ये जो लीनियर सिस्टम था, इसका नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसका नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो रैंडमली नॉइस ऐड होने वाला है सर, यहाँ पे कुछ तो रैंडमली नॉइस ऐड होने वाला है। तो वाई कॉलम स्पेस ऑफ एक्स में नहीं होगा सर, वाई कॉलम स्पेस ऑफ एक्स में नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो y will not be present in the column space of x because of this random noise, because of this random noise। ठीक है, आपका y कॉलम स्पेस ऑफ x में नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप ये M1 M2 M0 के वैल्यूज कभी नहीं ढूंढ सकते। तो आप क्या करोगे? आपके मशीन लर्निंग या फिर लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम को यूज करोगे। ठीक है, और आपका एस्टिमेशन ढूंढोगे, एस्टिमेटेड एस्टिमेशन ढूंढोगे। वो क्या देगा सर आपको? वो क्या देगा सर आपको? M1 का एक एस्टिमेटेड वैल्यू देगा, M2 का एक एस्टिमेटेड वैल्यू देगा, M0 का एक एस्टिमेटेड वैल्यू देगा। आपके डेटा सेट को देखते हुए, आपके सामने जो डेटा सेट रखा गया है उसको देखते हुए यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यूज निकाल के देगा। ये ट्रू वैल्यूज आपको कभी नहीं पता चल सकते, क्योंकि यहाँ पे रैंडम नॉइस ऐड होने वाला है। तो आप सिर्फ एक एस्टिमेटेड वैल्यूज बताने वाले हो। ये कैसे बताओगे सर? ये टीटा आप कैसे निकालोगे? सेम चीज जो आपने सीखा था आपके सिंपल लीनियर रिग्रेशन में। कैसे निकालोगे? यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, चाहिए तो एक्स ट्रांसपोज एक्स टीटा हैट इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज वाई। आपको इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करना है, आपको इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट
एक्स सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स एक्स ट्रांसपोज वाई का भी यहाँ पे मैट्रिक्स मतलब एक वेक्टर बनाना है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाना है, इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करिए। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक वेक्टर है, राइट। तो ये लीनियर सिस्टम है, राइट। मैट्रिक्स वेक्टर वेक्टर एक लीनियर सिस्टम है, इसे आप सॉल्व कर सकते हो और आपके एस्टिमेटेड पैरामीटर्स आप ढूंढ सकते हो आपके डेटा सेट को देखते हुए। तो आप यहाँ पे बेस्ट फिट लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हो, लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, प्लेन फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या करोगे सर? यहाँ पे बेस्ट फिट प्लेन बनाने की कोशिश कर रहे हो, बेस्ट फिट प्लेन, ठीक है, ओके। और क्योंकि ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है सर, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। जब भी नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप आपके पैरामीटर्स को ढूंढ ढूंढ लोगे ना, एक बार आपके पैरामीटर्स को आप एक बार ढूंढ लोगे, उसके बाद अगर आपने सम ऑफ स्क्वायर एरर कैलकुलेट किया, उसके बाद अगर आपने आपके डेटा सेट के लिए सम ऑफ स्क्वायर एरर कैलकुलेट किया, वो हमेशा आपको ग्रेटर देन जीरो ही दिखाई देगा, ठीक है। एक बार आपने आपके ऑप्टिमाइज्ड पैरामीटर्स ढूंढ लिए सर इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करके, फिर बाद में आपने वापस जाके आपका कॉस्ट फंक्शन के लिए एक वैल्यू कैलकुलेट किया इन पैरामीटर्स के हिसाब से, तो वो ग्रेटर देन जीरो ही दिखाई देगा। इसे मैं ना थोड़ा समराइज करता हूं, ओके। तो चीजों को थोड़ा ना समराइज करते हैं, अभी तक आपने क्या सीखा, और थोड़ा सिंपल लीनियर रिग्रेशन से ना थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन को ही हम समराइज करें, फिर जाके हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की कहानी इस पेज पे समराइज करेंगे। यहाँ पे हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की कहानी समराइज करेंगे, पर वो चीज जनरलाइज करने से पहले हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में अगर डिस्कशन करेंगे तो ज्यादा बेहतर डिस्कशन होगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो उसके बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं। तो आपके सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या एजम्पशन होता है सर? एजम्पशन से मैं शुरू करता हूं। आपके सिंपल लीनियर रिग्रेशन में एजम्पशन होता है कि आपका हर एक वाई आई आपको कैसे मिला होगा सर? एम एक्स आई प्लस सी प्लस यहाँ पे कुछ तो एक रैंडम नॉइस ऐड हुआ है आपके हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में, ओके। तो यहाँ पे ना मैं आपके सामने दो सिनारियोस डिस्कस करना चाहता हूँ, ये सिनारियो 1 है और यहाँ पे मैं आपके सामने सिनारियो 2 डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले सिनारियो 1 देखिए, मैं बोल रहा हूं कि आपका हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में जो एरर ऐड होने वाला है वो जीरो ऐड होने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं सोच रहा हूं कि मेरा जो डेटा सेट बना है, मैं सोच रहा हूं कि जो मेरा डेटा सेट बना है उसमें हर एक ऑब्जर्वेशन कौन सा एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करेगा सर? वाई आई इज इक्वल टू एम एक्स आई प्लस सी। आप समझ पा रहे हो क्या? जब मैं बोलता हूं कि मेरा एरर टर्म हर ऑब्जर्वेशन में जीरो ऐड हुआ है, इसका मतलब है कि मेरे डेटा सेट में सारे के सारे पॉइंट्स एक्चुअली इस पर्टिकुलर लाइन पे लाई करते हैं, ऐसा मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगर इसे आप इमेजिन करना चाहते हो, वैसे एम एंड सी के वैल्यूज हमें नहीं पता होते हैं, वो सिर्फ भगवान को पता होते हैं। पर अभी के लिए मैं सोच लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल गॉड ने मुझे बता दिया है कि एम का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू 3 है। ये किसने बताया सर? ये गॉड ने बताया। ये हमें नहीं पता होता है, पर कुछ तो एक फिक्स वैल्यूज होते हैं, राइट। तो कुछ भी मैंने एक फिक्स वैल्यू सोच लिया, तो यहाँ पे मैं एम की जगह 2 सोच लेता हूँ, सी के जगह 3 सोच लेता हूँ। एम के जगह 2 सोच रहा हूँ, सी के जगह 3 सोच रहा हूँ। तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ कि आपके सारे के सारे डेटा पॉइंट्स जो आपको दिए गए हैं वो इसी एक्सप्रेशन के हेल्प से बनाए गए हैं, ठीक है। इसे कैसे देखना है देखिए, आपके पास ऐसा एक टेबल दिया जाता है, राइट, एक्स वाई के रेस्पेक्ट में। तो आप क्या सोचने वाले हो? आपका पहले ऑब्जर्वेशन का जो एक्स का वैल्यू था वो आपने यहां पे रखा, इसे आंसर निकाला, और जो भी आंसर था वो आपने यहां पे लिखा, वो बन गया आपका पहले ऑब्जर्वेशन का वाई का वैल्यू। फिर आपके सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए आप मतलब सेकंड ऑब्जर्वेशन के एक्स के लिए वाई निकालना चाहते हो, आपने क्या किया होगा? इस सेम एक्सप्रेशन को यूज किया होगा। ये x2 को आपने यहां पे रखा है, ये आंसर निकाला, इसे यहां पे रख दिया और उससे बुला दिया y2,
वैसे आपने क्या किया होगा सर, आपके nth ऑब्जर्वेशन के लिए भी आपने सेम ही एक्सप्रेशन को यूज किया है और आपके nth ऑब्जर्वेशन का yn का वैल्यू कैलकुलेट किया है। तो इसको देखने का नजरिया देखिए, इसको देखने का नजरिया देखिए कि आपके ये सारे के सारे पॉइंट्स इस लाइन पे ही लाई करते हैं, ऐसा मैं बोल सकता हूं। मतलब अगर मैं इसे प्लॉट करने की कोशिश करूंगा, इस एक्सेस पे फीचर लेके, इस एक्सेस पे लेबल लेके, तो फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर लाइन 2x+3 ये है। तो आप क्या बोल सकते हो, जैसे यहां पे मैं लिख लेता हूं y इज इक्वल टू 2x+3 ये लाइन है। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स इस लाइन पे ही लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट? तो मतलब क्या है कि ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स एक लाइन पे ही पास करते हैं। ओके, ठीक है। इसलिए आप बोल रहे थे, इसलिए आप बोल रहे थे कि यहां पे आपको एक्स टीटा, यहां पे आपको एक्स टीटा इक्वल टू वाई का सॉल्यूशन मिलेगा सर। इसलिए आप यहां पे बोल रहे थे कि यहां पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा जब आपका एरर हर एक ऑब्जर्वेशन में जीरो ऐड हुआ है। मतलब कुछ कोई एरर ऐड ही नहीं हो रहा है, रैंडम वेरिएबल है ही नहीं कोई ऐड होने के लिए। तो आपका ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करते हैं सर। इसलिए यहाँ पे आपको एक्स थीटा इक्वल टू वाई का सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसे ही बोलने का मतलब है। इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है सर? सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब, इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है? देयर एग्जिस्ट वन लाइन, देयर एग्जिस्ट वन लाइन विच कैन पास थ्रू ऑल ऑब्जर्वेशंस, ऑल डेटा पॉइंट्स। ऐसा आप सोच सकते हैं। आप समझ पा रहे हो? जब मैं बोल रहा हूं कि एरर जीरो है हर एक ऑब्जर्वेशन में ऐड हुआ, तो इसका क्या मतलब है? ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स एक लाइन पे ही लाई करते हैं। तो मैं ऐसा लाइन, मतलब ये पर्टिकुलर लाइन डेफिनेटली ढूंढ सकता हूं, ये पर्टिकुलर लाइन डेफिनेटली ढूंढ सकता हूं जो सारे डेटा पॉइंट से पास हो सकता है, क्योंकि ये सारे डेटा पॉइंट्स एक लाइन के एक्सप्रेशन से बने थे। अभी यहां पे इसे एम और सी ही सोचते हैं, ठीक है? अभी आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे, ठीक है? देखिए, इस लाइन को भी हटा देता हूं। देखिए, ये एजम्पशन है, पर मैं ऐसा सिनारियो आपको इमेजिन करा रहा हूं जहां पे कोई एरर ऐड नहीं होने वाला है, कोई नॉइस ऐड नहीं होने वाला है। तो इस वजह से क्या होगा कि आपके सारे डेटा पॉइंट्स इस एक्सप्रेशन से ही बनेंगे। अगर उसे आप विजुअली देखना चाहते हो तो एक एक लाइन पे ही एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं ऐसा टीटा डेफिनेटली ढूंढ सकता हूं, या फिर ऐसा लाइन डेफिनेटली ढूंढ सकता हूं जो सारे डेटा पॉइंट से पास हो सकता है, जो सारे डेटा पॉइंट से पास हो सकता है। इसलिए आप इसे बोलते हो कि यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे थोड़ा लाइन अच्छे से बनाता हूं, ऐसा लाइन आप डेफिनेटली ढूंढ सकते हो, ठीक है? क्योंकि थीटा को ढूंढने का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे आपके पैरामीटर्स ढूंढ लिए हैं, आपने यहाँ पे आपके पैरामीटर्स फाइंड कर लिए हैं, ऐसा बोल सकते हो, पैरामीटर्स फाइंड कर लिए हैं। और एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो आपका थीटा वेक्टर आप ढूंढोगे वो एक 2x1 का एक वेक्टर होगा, राइट? वो एक 2x1 का वेक्टर होगा। मैं केस वन ही डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है? ये थीटा क्या होगा? एक 2x1 का वेक्टर होगा। अभी यहाँ पे कोई एरर टर्म है ही नहीं, तो आप एग्जैक्ट यहाँ पे जो भी m का वैल्यू था, ट्रू वैल्यू, वो आप यहाँ पे ढूंढ लोगे। यहाँ पे जो भी c का ट्रू वैल्यू था वो आप यहाँ पे ढूंढ लोगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। m का वैल्यू आप एग्जैक्ट ढूंढ लोगे, c का वैल्यू आप एग्जैक्ट ढूंढ लोगे। समझ रहे हो? ये है केस वन की कहानी, ये है केस वन की कहानी। अब मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, अब मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछता हूँ इस लाइन के हिसाब से, ठीक है? ये जो आपका लाइन, बेस्ट फिट लाइन आपने जो बनाया है, बेस्ट फिट लाइन जो आपने बनाया है, अगर इसके हिसाब से अगर मैं आपको आपके कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करने बोलूंगा, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है फाइनली? समेशन आई इक्वल टू 1 to n, जो एरर है आपके हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए उसका स्क्वायर होता है। आपका कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? समेशन एरर स्क्वायर होता है। यहाँ पे तो कोई एरर होने ही नहीं वाला है, तो इस पर्टिकुलर केस में आप बोल सकते हो कि एरर जीरो होगा।
समझ पा रहे हो? आप एरर जीरो कब होगा बोल रहे हो? जब आपका ऐसा सिनारियो होगा, ठीक है? हो सकता है आपका एग्जामिनर ऐसा आपको लिख के बताए, या फिर आपका एग्जामिनर आपको बोले कि ये है, ये लिख के बताए या फिर ये लिख के बताए, दोनों सेम ही चीजें इंडिकेट करते हैं, ठीक है? दोनों सेम ही चीजें इंडिकेट करते हैं। अगर आपका एग्जामिनर आपको बोल रहा है कि एक्स थीटा इक्वल टू वाई का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ही ये है कि आपके हर एक ऑब्जर्वेशन में कोई रैंडम नॉइस ऐड नहीं हुआ है, कोई रैंडम नॉइस ऐड नहीं हुआ है, रैंडम नॉइस जीरो ऐड हो रहा है हर एक ऑब्जर्वेशन में, ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है सर? ऐसे सिचुएशन में आपके जे का वैल्यू इस बेस्ट फिट लाइन के हिसाब से जीरो निकल के आता है। आपके जे का वैल्यू इस बेस्ट फिट लाइन के हिसाब से जीरो निकल के आता है। अब मैं आपको केस 2 नेक्स्ट पेज पे लिख के बताता हूं। इसे इरेज कर देते हैं। अभी भी मैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन ही डिस्कस कर रहा हूं। बस अभी मैं केस 2 डिस्कस करना चाहता हूं। तो केस 2 में मुझे क्या सोचना होगा? मुझे सोचना होगा कि यहां पे कुछ तो एरर एग्जिस्ट करेगा सर, यहाँ पे कुछ तो एक एरर एग्जिस्ट करेगा आपके हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में। तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन गया सर? वाई आई इज इक्वल टू एम एक्स आई प्लस सी, प्लस यहाँ पे कुछ तो एक रैंडम नॉइस ऐड होने वाला है। यहाँ पे कुछ तो एक रैंडम नॉइस ऐड होने वाला है। तो इस बार जब आप आपके डेटा को विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो आपका डेटा आपको इस तरह से कुछ तो स्कैटर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपका डेटा आपको इस तरह से कुछ तो एक स्कैटर्ड दिखाई देगा, ठीक है? तो यहां पे अगर आप आपके एक्स टीटा इक्वल टू वाई ये लिनियर सिस्टम सॉल्व करने की कोशिश करोगे, यहां पे आपको नो सॉल्यूशन मिलने वाला है सर। यहां पे आपको नो सॉल्यूशन मिलने वाला है। नो सॉल्यूशन मिलने का मतलब समझ पा रहे हो क्या? मैं ऐसा बोल रहा हूं, देयर डोंट एग्जिस्ट अ लाइन, इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग समझिए। देयर डोंट एग्जिस्ट अ लाइन विच पास थ्रू ऑल पॉइंट्स। आप ऐसा कोई लाइन ढूंढ ही नहीं सकते जो सारे पॉइंट्स को टच कर सकता है। जैसे यहां पे आप जब बेस्ट फिट लाइन बनाओगे, वो क्या करेगा सर? बेस्ट फिट करने की कोशिश करेगा, राइट? वो बेस्ट फिट करने की कोशिश करेगा। क्या वो सारे पॉइंट्स को टच कर सकता है? क्या वो सारे पॉइंट्स को टच कर सकता है? कि ये बेस्ट फिट लाइन बनाने की कोशिश करोगे, राइट? सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूज करके बेस्ट फिट, क्या वो सारे पॉइंट्स को टच कर रहा है? नहीं कर पा रहा है। इसलिए आप बोल रहे हो कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन होता है। तो नो सॉल्यूशन का मतलब, ज्योमेट्रिक मतलब क्या है? ऐसा कोई लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करता जो सारे पॉइंट्स को टच कर सकता है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? ओके, तो यहां पे आप बेस्ट फिट लाइन कैसे बनाते हो? यहां पे आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो, एक्स ट्रांसपोज एक्स टीटा हैट इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज वाई, ठीक है? ये टीटा आपको आपको वो बेस्ट फिट लाइन बनाने के लिए हेल्प करता है। इस थीटा में क्या होते हैं सर? आपके पैरामीटर्स होते हैं जो आप एस्टिमेट करना चाहते हो। एम का एस्टिमेशन एम हैट, सी का एस्टिमेशन सी हैट। अभी ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था, ये जो टीटा आप ढूंढोगे, यहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, राइट? एग्जैक्ट ट्रू वैल्यूज एम का आप निकाल लोगे, एग्जैक्ट ट्रू वैल्यूज सी का आप निकाल लोगे, पर ये सिस्टम का तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट? तो आप ये ट्रू वैल्यूज कभी एस्टिमेट कर ही नहीं सकते। उसका एस्टिमेशन एम हैट, एम का एस्टिमेशन एम हैट, सी का एस्टिमेशन सी हैट आपके डेटा सेट को देखते हुए आप निकाल रहे हो, ठीक है? ये ट्रू वैल्यूज क्या थे वो आपको कभी नहीं पता चल सकते, क्योंकि यहाँ पे नॉइस एग्जिस्ट करता है सर, यहाँ पे नॉइस एग्जिस्ट करता है। मैं होप कर रहा हूं कि आपको समझ आ रहा है। तो इस केस में अगर आप आपका कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू देखोगे इस बेस्ट फिट लाइन के हिसाब से, इस बेस्ट फिट लाइन के हिसाब से देखने का मतलब ही क्या है सर? मैं बोल रहा हूं, आपके इस एम हैट एंड सी हैट पे अगर आपके कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू देखोगे, वो आपको ग्रेटर देन जीरो ही दिखाई देगा। वो आपको क्या दिखाई देगा सर? ग्रेटर देन जीरो ही दिखाई देगा। इसलिए आपके इस वाले पार्ट में मैंने बताया था कि यहाँ पे आपके बेस्ट फिट प्लेन के हिसाब से
आपको कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही दिखाई देगा, क्योंकि आपने जो पैरामीटर्स ढूंढे हैं वो एस्टिमेशंस हैं। ये ट्रू वैल्यूज थोड़ी आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे नॉइस एग्जिस्ट करता है, राइट? तो आप एस्टिमेशंस निकाल रहे होते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू इन पैरामीटर्स के हिसाब से ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, इसे भी मैं चाहिए तो लिख लेता हूं। आपके मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को भी समराइज कर लेते हैं। अभी आप एग्जैक्टली exactly समझ पाओगे, क्योंकि हमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन से ना विजुअलाइजेशन मिल गया है। तो एजम्पशन क्या होता है सर? एजम्पशन क्या होता है आपके मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में? वाई आई इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m0 प्लस यहाँ पे कुछ तो एक रैंडम नॉइस होता है। ठीक है, यहाँ पे भी आई वाला टर्म लगा देता हूँ, यहाँ पे भी आई वाला टर्म लगा देता हूँ। ओके, तो सबसे पहला सिनारियो और आपका यहाँ पे दूसरा सिनारियो। पहला सिनारियो क्या सोच रहे हो सर? कोई नॉइस ऐड नहीं होने वाला है। ठीक है, जीरो नॉइस ऐड हो रहा है आपके हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में, पर यहां पे मैं बोल रहा हूं कि एरर टर्म एग्जिस्ट करेगा सर आपके हर एक आयत ऑब्जर्वेशन के लिए। तो इन दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस क्या है? यहां पे आप सोच रहे हो कि आपके डेटा सेट में, यहां पे आपके डेटा सेट में ऑल पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स सेटिस्फाई विच एक्सप्रेशन सर? विच एक्सप्रेशन? आप बोलोगे कि आपके सारे पॉइंट्स इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करते हैं। वो एक्सप्रेशन यहां पे लिख लेता हूं चाहिए तो, वाई आई इज इक्वल टू m1 x1 i प्लस m2 x2 i प्लस m0। आप समझ पा रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? आपको जो डेटा सेट प्रोवाइड किया गया है ट्रेनिंग करने के लिए, उसमें सारे के सारे पॉइंट्स इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसको देखने का नजरिया क्या होगा, अभी मैं आपको ग्राफिकली बता नहीं सकता, पर आप समझ सकते हो कि ऑल पॉइंट्स आर ऑन दिस प्लेन। कौन सा प्लेन सर? ये क्या है सर? ये प्लेन का एक्सप्रेशन है इस बार। ये क्या है सर? ये एक प्लेन का एक्सप्रेशन है इस बार। यहाँ पे कुछ तो एक कांस्टेंट m1 का वैल्यू एग्जिस्ट करता है, राइट? यहाँ पे कुछ तो एक कांस्टेंट m2 का वैल्यू एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे कुछ तो एक कांस्टेंट m0 का वैल्यू एग्जिस्ट करता है। मुझे पता नहीं है, पर भगवान को तो पता है, राइट? तो ये सारे के सारे डेटा पॉइंट जो आपको डेटा सेट में दिए गए हैं, इसी एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब सारे के सारे पॉइंट्स उस प्लेन पे लाई करते हैं, ऐसा मैं बोल सकता हूं, उस प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, पर उसी जगह यहां पे क्या होने वाला है सर? यहां पे क्योंकि एरर प्रेजेंट है, तो आपके डेटा सेट में आपको नॉइस ऐड करके दिया गया है। नॉइस इज एडेड, राइट? तो आपका डेफिनेटली यहाँ पे वाई आई जो आपको मिला है, m1 x1 i प्लस m2 x2 i प्लस m0 प्लस यहाँ पे कुछ तो एक रैंडम नॉइस ऐड होने के बाद मिला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? ऑल पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स डोंट एग्जिस्ट ऑन सिंगल प्लेन। एक प्लेन पे ये सारे पॉइंट्स आपको नहीं दिखाई दे सकते। एक प्लेन को आप, आपके सारे ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं, वो एक प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा आप नहीं देख सकते हैं। पर इस केस में आप देख सकते थे। ठीक है, इस केस में आप देख सकते थे। जैसे आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन की कहानी से रिलेट करिए। इस केस में क्या हो रहा था? सारे पॉइंट्स एक लाइन पे ही एग्जिस्ट करते थे। जब एरर एग्जिस्ट करता है तब क्या हो रहा था? सारे पॉइंट्स एक लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करते थे। वैसे आप यहां पे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में भी समराइज करिए। जब एरर प्रेजेंट नहीं है, आपके हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में जीरो एरर ऐड हो रहा है, मतलब नॉइस फ्री डेटा आपको दिया गया है, तो सारे डेटा पॉइंट्स इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करते हैं। प्लेन, ये प्लेन का एक्सप्रेशन है, तो सारे पॉइंट्स इस प्लेन पे लाई करते हैं। पर यहां पे क्योंकि नॉइस ऐड होके मिला है, तो सारे पॉइंट्स किसी भी एक प्लेन पे नहीं लाई करते हैं सर। ठीक है, तो इसलिए आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे एक्स थीटा इक्वल टू वाई का
सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, पर यहां पे एक्स थीटा इक्वल टू वाई का नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है सर। यहाँ पे सॉल्यूशन मिल ही नहीं सकता आपको, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। यहाँ पे आप निकाल सकते हो सॉल्यूशन इस केस में आप एक्चुअली जो टीटा निकालोगे उसके हेल्प से एग्जैक्ट M1 M2 M0 के वैल्यूज एस्टिमेट कर दोगे, मतलब एग्जैक्ट फाइंड कर लोगे M1 M2 M0 के वैल्यूज, एस्टिमेटेड वैल्यूज नहीं होगे, एग्जैक्ट ट्रू वैल्यूज निकाल लोगे यहाँ पे टीटा के। ओके, वापस से मैं चाहता हूं कि एक चीज का यहाँ पे हम नोट ऐड करिए, जो मैंने अभी भी इससे पहले आपको बताया था। जब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपका ये ट्रू M1 का वैल्यू, ट्रू M2 का वैल्यू एंड ट्रू M0 का वैल्यू आप एग्जैक्टली फाइंड करोगे जब आप इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करने वाले हो। इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करने के बाद ये ट्रू वैल्यूज आप फाइंड कर लोगे, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड मैंने एजम्पशन लिया है कि यहाँ पे आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। ओके, अगर आपके इस सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है तब कुछ तो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ओके, पर अभी के लिए सोचते हैं कि मैं ऐसे सिस्टम की बात कर रहा हूं जहां पे मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है, तब आप डेफिनेटली आपके इन ट्रू M1 M2 M0 के वैल्यूज इस थीटा में देख पाओगे जब आप इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करोगे। ओके, अब इस केस में बारे में बताइए सर। इस केस में तो डेफिनेटली हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में रैंडम नॉइस प्रेजेंट है, तो मैं ट्रू M1 ट्रू M2 ट्रू M0 का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकता। ठीक है, यहाँ पे जब मैं आपका थीटा वेक्टर फाइंड करूंगा, कैसे फाइंड करोगे सर? एक्स ट्रांसपोज एक्स, एक्स ट्रांसपोज वाई, आप इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करोगे और आपका थीटा वेक्टर फाइंड करोगे, पर इसे मैं अभी एक थीटा हैट वेक्टर बुलाना चाहता हूं। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे मैं ट्रू वैल्यूज नहीं फाइंड कर सकता मेरे पैरामीटर्स के। यहाँ पे मैं क्या फाइंड करूंगा? M1 हैट फाइंड करूंगा। यहाँ पे मैं क्या फाइंड करूंगा? M2 हैट फाइंड करूंगा। यहाँ पे मैं M0 हैट फाइंड करूंगा। मैं ट्रू M1 का वैल्यू, ट्रू M2 का वैल्यू, ट्रू M0 का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकता सर। इस पर्टिकुलर केस में जब हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में एक रैंडम नॉइस प्रेजेंट है, तब मैं ये ट्रू वैल्यूज नहीं फाइंड कर सकता, मैं एस्टिमेशंस निकाल सकता हूं। इसलिए यहां पे मैं इसे हैट नाम से बुला रहा हूं। ओके, अब लास्ट में मैं एक चीज आपको बताता हूं, ये हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जब भी आपके पास रैंडम नॉइस आपके हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में जीरो होता है, आपको कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू जो भी आपने यहाँ पे थीटा फाइंड किया है उस हिसाब से जीरो मिलेगा। ठीक है, आपके ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए हम बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। अभी के लिए आप इसे एज अ नोट करके ऐड करके रखिए, बाद में इसका जस्टिफिकेशन आपको मिलेगा। और आपके इस पर्टिकुलर केस के लिए जहाँ पे हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में एक रैंडम नॉइस प्रेजेंट है, जब आपका यहाँ पे थीटा हैट के हिसाब से जो आपने फाइंड किया है, आपके ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू देखोगे, मतलब सम ऑफ स्क्वायर एरर का वैल्यू देखोगे, वो आपको ग्रेटर देन जीरो दिखाई देगा। ठीक है, इसका एग्जैक्ट विजुअलाइजेशन आपको आगे मिलने वाला है। मैं टोटल आपके साथ सेवन केसेस, सेवन केसेस ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन डिस्कस करने वाला हूं। उसमें इसका आपको बहुत ही अच्छा विजुअलाइजेशन भी मिलेगा, जस्टिफिकेशन भी मिलेगा। बस अभी के लिए आप इसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन से रिलेट करिए। जैसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन में इस कंडीशन में जे का वैल्यू जीरो आ रहा था, और इस कंडीशन में सिंपल लीनियर रिग्रेशन में जे का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रहा था। अभी बस उसे रिलेट करते हुए चलिए, आगे मैं आपको इसका जस्टिफिकेशन दूंगा। यहाँ पे चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, मैं आपको जस्टिफाई करूंगा कि जे का वैल्यू यहाँ पे जीरो क्यों होना चाहिए इस केस में, और वैसे इस केस में जे का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो क्यों होना चाहिए, इसका मैं जस्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। उसके लिए वेट करना। ओके सर, होप कर रहा हूं कि आपको मजा आया होगा। अगर आपने कभी इस डेप्थ में डिस्कशन होते हुए देखा होगा तो आप मुझे प्लीज बताइएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्कशन है ये सीखने के लिए, ठीक है, मैं जो आपको चीजें पढ़ा रहा हूं ये मेरे 3 साल की मेहनत है, और 3 साल से मैं सिर्फ मैथ्स, मशीन लर्निंग, एआई, ये तीन ही सब्जेक्ट्स मैंने सीखे हैं। बाकी 3 सब्जेक्ट्स हमारे हमारे कोर्स में दूसरे फैकल्टी से मैंने बना के लिए थे। ये 3 सब्जेक्ट्स मैं सिर्फ 3 साल से पढ़ रहा हूं।
तो जो डेप्थ मैं आपको दे रहा हूँ वो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के नोट्स ये सब यूज करके दे रहा हूँ। पर अगर आप देखोगे मेरा डिस्कशन किसी भी सोशल मीडिया पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। किसी भी सोशल मीडिया पे कोई स्टूडेंट मेरे बारे में नहीं बातें करेगा, क्योंकि जो सीरियस स्टूडेंट है वो सीख लेता है, अपना एग्जाम लिख लेता है, अपने लाइफ में बिजी हो जाता है। जो सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स होते हैं वो पीआर होते हैं, वो पेड होते हैं, पेड। ठीक है, क्योंकि इतना अच्छा डिस्कशन करने के बाद भी आप मेरा जीरो डिस्कशन देखोगे होते हुए। एक्चुअली ये डिस्कशन खत्म नहीं हुआ है। मैं एक्चुअली आपको 7 केसेस डिस्कशन करके बताने वाला हूं ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। इस पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक एमएसक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर उन्हें पूछने का मन हुआ तो। इसलिए मैं इसे अच्छे से डिस्कस करना चाहता हूं। और ये है रियल डेप्थ, ये है रियल डेप्थ। मैं अननेसेसरी चीजें पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जो रेलेवेंट चीजें हैं, जो एक्चुअल में मैथमेटिक्स का डिमांड करती हैं, उस डेप्थ में मैं आपको लेके जाऊंगा। अगर आपको ये डेप्थ कहीं भी देखने को मिले, कहीं भी, आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू। हाय एवरीवन, मैं होप कर रहा हूँ कि आप हमारे मशीन लर्निंग के लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें, तो आप उस ग्रुप में पार्टिसिपेट करिए, ज्वाइन करिए। उस ग्रुप में आप चैट नहीं कर सकते, सिर्फ मैं ही मैसेज भेज सकता हूँ। पर उसका एडवांटेज ये होगा कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उस ग्रुप में उसी सीक्वेंस में आएगा जिस हिसाब से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दूसरा चीज़, मैं असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी उस ग्रुप में ही अपलोड करता हूँ। तो अगर आप उस ग्रुप के पार्ट नहीं होगे तो आप असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिस कर दोगे। ओके, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप हमारे लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं। फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग, नाम हमेशा याद रखना, नाम बहुत ही सोच समझ के रखा गया है। फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग। अपना अपना इंटरप्रिटेशन आप ले सकते हैं, पर मुझे पता है कि इस नाम का मीनिंग क्या है। बस मैं आपको बताना नहीं चाहता। थैंक यू।